ए स्क्वायर का ए स्क्वायर इन दोनों में से बी स्क्वायर कॉमन निकाल दिए, ये हो जाएगा भाई साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ से आ जाएगा प्लस 2ab cos थीटा। आ गया इतना समझ में? इसका वैल्यू 1 आएगा क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ये किसका वैल्यू आएगा, आर स्क्वायर का। तो आर का वैल्यू जो है आएगा अंडर रूट कॉस थीटा इक्वल टू साइड में माइनस 12p स्क्वायर, और इधर से जाएगा भाई 24p स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा माइनस 1/2। cos 60 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है, cos कितने का वैल्यू माइनस 1/2 होता है, cos 120 का वैल्यू, ठीक है, cos 120 का वैल्यू माइनस 1/2 होता है। तो ये हो जाएगा भाई cos थीटा इक्वल टू cos 120 डिग्री इक्वल टू क्या, थीटा का वैल्यू कितना आ गया यहाँ से 120 डिग्री। ठीक है भाई, चलो शुरू किया जाए। पिछले वाले क्लास में हम लोग का फिजिक्स का जो था ये बेसिक हम लोगों ने क्लियर किया हुआ था, ठीक है। तो अब वहां से थोड़ा सा हम लोग आगे चलेंगे, और ध्यान देना ये जो टॉपिक आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे रहते हैं कि ये वेक्टर एडिशन जो रहता है पूरा 11th का जो सेशन रहता है ये कंप्लीट हो जाता है, फिर भी उनको पता नहीं रहता कि वेक्टर एडिशन किया कैसे जाना है। क्लियर? तो वेक्टर एडिशन साथ साथ उसका डायरेक्शन निकालने का तरीका मैं आज के क्लास को बहुत ही स्लो लेते हुए चलूंगा, ठीक, ताकि इसमें किसी भी टाइप का थोड़ा सा भी तुम्हारा डाउट नहीं बचना चाहिए। क्योंकि अगर इसमें डाउट बचेगा भाई तो हर चैप्टर आने वाले हर चैप्टर में तुमको न्यूमेरिकल में प्रॉब्लम जाएगा, क्योंकि लगभग मान करके चलो आधे से ज्यादा न्यूमेरिकल्स ऐसे होंगे जहां पे कि तुमको वेक्टर एडिशन परफॉर्म करने ही होते हैं। और ये तो सही, ठीक है, चलो 11th में, क्लास 12th में जब पहुंचोगे तो भाई फिजिक्स का स्टार्टिंग का 5 चैप्टर्स जो है ये तुम्हारा इसी मतलब कि उनके जो कैलकुलेशन रहेंगे उनमें इसका फिर यूज करना रहेगा। तो भाई इस हिसाब से देखोगे तो 11th हो 12th हो आगे के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो सभी के बेसिस पे ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक। तो ठीक है, चलो, तो कल हम लोगों ने देखा हुआ था कि भाई जब सेम डायरेक्शन होता है या फिर ऑपोजिट डायरेक्शन होता है तो इस केस में हम लोग एडिशन किसी भी वेक्टर का कैसे करते हैं। तो ध्यान देना, एक और थोड़ा सा उसमें मैं एग्जांपल देकर क्लैरिटी ला देता हूं, फिर हम लोग चलेंगे अपने आज के टॉपिक पे। जैसे मान करके चलो कि कोई एक आदमी है, फॉर एग्जांपल बोल रहा है कि ये 3 किलोमीटर 3 किलोमीटर से ईस्ट की तरफ गया हुआ है, क्लियर, और यहीं पे बोल देगा ये कि 2 किलोमीटर इसमें से वेस्ट की तरफ गया हुआ है, ईस्ट के जाने के बाद फिर ये वेस्ट की तरफ आया हुआ है, क्लियर। तो ध्यान देना यहां से ये जो ईस्ट और वेस्ट में ये गया हुआ है, क्लियर, तो पहले ये किधर गया हुआ है, यहां से जैसे मान करके चलो ये ईस्ट के डायरेक्शन में चला गया 3 किलोमीटर, यहां से रिटर्न हो रहा है वापस 2 किलोमीटर का, ठीक। तो जब भी हम लोग फिजिक्स में कैलकुलेशन परफॉर्म करते हैं तो उनके यूनिट सेम होने चाहिए, यहाँ पे डायरेक्शन सेम होना चाहिए, वेक्टर क्वांटिटी में डायरेक्शन सेम होना चाहिए, क्लियर। तो जैसे ये गया हुआ है ईस्ट के डायरेक्शन में, ये गया हुआ है वेस्ट के डायरेक्शन में, तो हम लोग इसको लिख क्या सकते हैं, ये हो जाएगा भाई 3 किलोमीटर ईस्ट का ईस्ट रहने दो, ये हो जाएगा -2 किलोमीटर ईस्ट, ये वेस्ट गया हुआ था अपोजिट डायरेक्शन में चला गया, जो भी नंबर था उसमें तुम्हारा माइनस साइन लग गया। अब डायरेक्शन जब सेम हो गया भाई तो इसको फिर कैलकुलेशन कर सकते हो कि जो टोटल डिस्टेंस हो जाएगा ये कितना हो जाएगा 3 प्लस -2 इज इक्वल टू हो जाएगा 1 किलोमीटर, और ईस्ट का ईस्ट आ जाएगा, ठीक है। तो जो मैंने तुमको कल कॉन्सेप्ट बताया हुआ था भाई कि इस वाले प्लेस पे हम लोग को अब रह करके देखना है कि ऑब्जेक्ट जो है वो फाइनली कौन से डायरेक्शन में है, तो ये अभी भी इधर ईस्ट में ही रहेगा। वहीं अगर बात करेंगे ये मान लो कि 5 किलोमीटर वापस आ गया रहता, हाँ भाई स्टेबल है, हाँ स्टेबल, ठीक। तो 5 किलोमीटर मान लो ये वापस आता, तब के केस में यहां से इसका जो डायरेक्शन है कहां गया पॉइंट, हाँ ये यहां से जो इसका डायरेक्शन होता है ये वेस्ट की तरफ चला जाता, क्लियर। तो हमारा आंसर फिर फाइनली उसमें वेस्ट के डायरेक्शन में आ जाता, ठीक है, क्लियर। जैसे मान करके चलो यहां से 3 किलोमीटर ईस्ट गया, रिटर्न आया हुआ है 5 किलोमीटर, तो ये हो क्या जाएगा 3 किलोमीटर ये हो जाएगा ईस्ट, और साथ साथ 5 किलोमीटर जो है ये हो जाएगा वेस्ट, ठीक। अब इसको सॉल्व करोगे तो 5 किलोमीटर क्या बनाओगे, इसको 5 किलोमीटर -5 किलोमीटर ये हो गया ईस्ट। अब इन दोनों को ऐड करना है भाई टोटल डिस्टेंस निकालने के लिए, तो वो क्या जाएगा ये, सॉरी टोटल डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए 3 प्लस -5 इक्वल टू कितना आ जाएगा -2, क्लियर। और ईस्ट लिखे हुए हैं तो ईस्ट लिख दो अभी के लिए, लेकिन यहाँ पे ईस्ट डायरेक्शन जो है ये नेगेटिव आ गया, जब नेगेटिव आ गया तो इसको पॉजिटिव बनाने के लिए डायरेक्शन क्या करोगे अपोजिट, तो भाई ये ईस्ट के डायरेक्शन में 2 किलोमीटर था तो ये कितना हो जाएगा 2 किलोमीटर वेस्ट में,
ठीक, तो इसमें भी तुम्हारा वैसे ही आंसर आ रहा है जैसा कल हम लोगों को उसको समझना था, तो समझने के लिए वो तुम्हारा कॉन्सेप्ट था, और सॉल्व करने के लिए तुमको इस बेसिस पे इसको सॉल्व करना है। ठीक है, अगर स्कूल एग्जाम्स में आता है तो तुमको इस टाइप से उसको सॉल्व करके दिखाना पड़ेगा भाई। हालांकि ये बहुत ही बेसिक लेवल का क्वेश्चन है, यहां से क्वेश्चन आने के चांसेस जो है ये बहुत कम है। क्लियर, तो इतना दिमाग में बस बिठा करके रखना। ठीक है भाई, चलो तो आज के लिए हम लोग का नया टॉपिक जो है ये स्टार्ट करेंगे। लिखो वेक्टर एडिशन, वेक्टर एडिशन, एंगल बिटवीन वेक्टर्स is other than 0 और 180 डिग्री। कल हम लोगों ने 0 और 180 के लिए कॉन्सेप्ट देखा हुआ था। ठीक, तो 0 और 180 के लिए बहुत ही इजी है। अगर दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे होंगे तो भाई न्यूमेरिकल वैल्यूज जो रहेंगे या मैग्नीट्यूड जो रहेगा उसको ऐड कर देना है, और वहीं अगर डायरेक्शन चेंज हो जाता है तो उसको तुमको सपरेट कर देना है। बस 0 और 180 में तुमको वही दोनों केसेस देखने के लिए मिलने वाले हैं। यहां पे हम लोग देखेंगे कि 0 और 180 से अगर अदर देन कोई एंगल हुआ तब के केस में हम लोग को वेक्टर एडिशन यहां पे करना कैसे। अब ध्यान देना, मैं यहां पे सबसे पहले दो वेक्टर्स ड्रॉ करता हूं। देखो ये मान करके चलो वेक्टर ए, और ये मान करके चलो है वेक्टर बी। अब देखो मैं यहाँ पे तुमको कुछ कुछ नए और भी क्या बोलना चाहिए इंफॉर्मेशन दूंगा, तो उसको हो अगर लिखना चाहो तो लिख सकते हो, बाकी वो यहीं पे समझ में आ जाने वाला होगा। और जिसको लगेगा कि नहीं आगे चलकर भूल सकते हो तो उसको लिख लेना। ध्यान दो, जब दो वेक्टर्स हम लोग कोई सा भी लेते हैं, क्लियर, तो किसी भी प्लेन में वेक्टर को हम लोग पैरेलली या तो हॉरिजॉन्टल या फिर वर्टिकल मूव कर सकते हैं, तो उसके वैल्यू में कोई भी चेंजेस नहीं आता, ना ही उसके वैल्यू में कोई चेंज आएगा और ना ही उसके डायरेक्शन में कोई चेंज आएगा। तो ध्यान देना, जैसे ये वेक्टर हो गया तो इस वेक्टर को मैं यहां से किधर भी मोशन करवा सकता हूं, इधर से इधर भी लेके जा सकता हूं, ऊपर से नीचे भी ला सकता हूं। इतना समझ में आ गया होगा, क्लियर। तो मैं क्या करूंगा, अब यहां पे जो दो वेक्टर्स दिए हैं भाई, ये दोनों वेक्टर्स जो हैं सीधी सी बात है कि ये डिफरेंट एंगल पे इंक्लाइंड है। ठीक, अगर दोनों का डायरेक्शन सेम होता तो दोनों को सीधा ऐड कर देते, अपोजिट डायरेक्शन होता तो दोनों को सेपरेट कर देते, बट हम लोगों के पास यहाँ पे ये जो दोनों वेक्टर से मान करके चलते हैं कि ये थीटा डिग्री पे इंक्लाइंड है। क्लियर, अब एग्जांपल के लिए समझो एक आदमी है जो सीधा जा रहा है ईस्ट डायरेक्शन में, वहां से वो थीटा डिग्री ऐसे मुड़ गया, ठीक है, 90 नहीं, 90 मुड़ेगा तो फिर नॉर्थ डायरेक्शन में चला जाएगा। क्लियर, तो थीटा डिग्री बस मुड़ा हुआ है और वो फिर आगे चलना चालू किया हुआ है। तो पहले जो वो ईस्ट के डायरेक्शन में जा रहा था वो है उसका वेक्टर ए, ठीक है, और फिर जो वहां से थीटा डिग्री मुड़ने के बाद गया हुआ है वो हो जाएगा वेक्टर बी। तो आदमी दो टाइप से डिस्टेंस कवर किया हुआ है, डिस्प्लेसमेंट कवर किया हुआ है यहाँ पे। एक हो जाएगा ए से मतलब कि वेक्टर ए के फॉर्म में, और दूसरा हो जाएगा वेक्टर बी के फॉर्म में। तो भाई ये दो सेपरेट डिस्प्लेसमेंट इसने कवर किया हुआ, तो भाई नेट डिस्प्लेसमेंट हमको निकालना पड़ेगा। तो भाई यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस हो जाएगा, वही तुम्हारा क्या बन जाएगा, नेट डिस्प्लेसमेंट। क्लियर, तो यहां पे हम लोग डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं, तुम्हारा वेलोसिटी भी इसी टर्म में आ जाता है, फोर्स भी इसी टर्म में आ जाता है। तो कोई सा भी वेक्टर क्वांटिटी हो तुमको इसी टाइप से एडिशन परफॉर्म करना है। मैं यहां पे तुमको एग्जांपल के लिए डिस्प्लेसमेंट लेकर के बता रहा हूं, ठीक है। तो भाई यहां पे तुम्हारे दो वेक्टर्स हो गए, एक हो जाएगा वेक्टर ए और दूसरा हो जाएगा वेक्टर बी। अब ध्यान देना, जब इन दोनों के बीच में एंगल थीटा है तब के केस में इनको हम लोग डायरेक्टली ऐड नहीं कर पाएंगे, क्योंकि देखो ये जैसे अगर 0 डिग्री पे होते, ये अगर 0 डिग्री पे होते तो इसी वेक्टर को ला करके इसके सामने में टांग देते, तो यहां से लेकर के वहां तक हम लोग डिस्टेंस मेजरमेंट कर लेते फिर। क्लियर, तो मिल जाता भाई सीधा सीधा डिस्टेंस। अब जैसे ये मान लो कोई सा भी डिस्टेंस मान करके चलो कि ये 4 सेंटीमीटर का है, मान करके चलो, ये मान करके चलो कि 3 सेंटीमीटर का है। भाई अगर ये 90 डिग्री होता तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट बनाता, और उस केस में हाइपोटेनियस का वैल्यू तुम्हारा आ जाता 5। क्लियर, बट यहाँ पे तो ये 90 डिग्री का भी एंगल नहीं हुआ है, तब के केस में इसका वैल्यू 5 भी नहीं होगा, और तुमको अंदाजे से भी लग रहा होगा कि इसका वैल्यू जो है 5 से ज्यादा ही मिल रहा होगा। क्लियर, तो चलो इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम लोग इसका डेरिवेशन निकालेंगे कि कौन सा फॉर्मूला हम लोग इसमें यूज करने वाले। तो स्कूल एग्जाम्स में इसका डेरिवेशन भी पूछा जाता है, ये भी तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है। और एक इंफॉर्मेशन में दे दूं, हालांकि इसको मेरे को पहले बता देना था लेकिन नहीं बता पाए थे, ध्यान से सुन लो।
वेक्टर एडिशन के लिए ये जो अदर देन 0 और 180 डिग्री का एंगल होता है, टोटल 3 मेथड्स होते हैं। एक तो हो जाएगा ये जो मेथड अभी हम लोग कवर करने वाले हैं, इसको बोलते हैं ट्रायंगुलर मेथड। क्लियर? इसके बाद एक और मेथड हम लोग देखेंगे, उसको बोलेंगे हम लोग क्वाड्रिलैटरल मेथड, ठीक है, या पैरेललोग्राम मेथड। क्लियर? उसके बाद एक और मेथड आता है जिसको बोलते हैं पॉलीगन मेथड। क्लियर? समझना तुमको बस एक है, समझना एक है, बाकी जो और अदर जो तरीके हैं उनको हम लोगों को इसी के बेसिस पे कंप्लीट कर लेंगे। क्लियर? तो उसमें हम लोग को ज्यादा लोड लेना है नहीं, क्योंकि उसका भी डेरिवेशन सेम टाइप का बनने वाला होगा, बस थोड़ा सा डिफरेंस है स्टार्टिंग में, और वही मैं तुमको बता दूंगा भाई। फिर जो हम लोग इसमें डेरिवेशन लिखे हुए रहेंगे पूरा फोटोकॉपी कर देना उसमें, ठीक? चलो ठीक है, तो ध्यान देना, ये जो वेक्टर एडिशन हम लोग निकाल रहे हैं, सबसे पहले नंबर पे हम लोग देख रहे हैं आज ट्रायंगुलर मेथड। ठीक है, ट्रायंगुलर मेथड। अब ध्यान दो, सबसे पहले मेरे को दो वेक्टर्स यहां पे रैंडम स्टेट में दिया हुआ था। क्लियर? मैंने क्या किया, एक वेक्टर के टेल को, जो सेकंड वाला वेक्टर था उसके टेल को पहले वाले वेक्टर के हेड से ला करके जोड़ दिया। क्लियर? तो जब इस टाइप का अरेंजमेंट हम लोग करते हैं तो इसको बोलते हैं, हम लोगों ने क्या बोलना चाहिए, वेक्टर्स को सेम ऑर्डर में लिया हुआ है। ये जो है ये अब सेम ऑर्डर में आ चुके, एक का हेड दूसरे के टेल से मिल गया, तो ये क्या हो जाएगा, इन सेम ऑर्डर। पहले ये रैंडम थे, एक वेक्टर यहां पे था, एक वेक्टर यहां पे था, तो मैंने एक के हेड को दूसरे के टेल से ज्वाइन करवाया, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इन सेम ऑर्डर। अब ये दोनों वेक्टर सेम ऑर्डर में आ गए। ध्यान देना, ये जो वेक्टर्स हैं इनका जो फाइनल आंसर आता है, इनका जो फाइनल आंसर आता है इसको हम लोग बोलते हैं रिजल्टेंट वेक्टर। क्लियर? इनका जो फाइनल आंसर आएगा इसको हम लोग बोलेंगे रिजल्टेंट वेक्टर। अब ध्यान दो, इसका जो रिजल्टेंट वेक्टर मिल रहा होगा उसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, पहले वाले के टेल से दूसरे वाले के हेड को मिलाना है। मिल गया? अब यहां पे तुमको एक ट्रायंगल फॉर्म होता दिख रहा होगा, इसको पहले हम लोग लेबलिंग कर लेते हैं भाई। ये मान लो P, ये मान लो Q, ये मान लो R। ठीक? क्लियर? अब ट्रायंगल को लेकर के हमको बस पाइथागोरस थ्योरम आता है, ठीक है, तो उसी का हम लोग यूज करेंगे, लेकिन रिक्वायरमेंट वहां पे रहेगा तुम्हारा 90 डिग्री का, और यहाँ पे तो 90 डिग्री है नहीं, यहाँ पे तो थीटा डिग्री का एंगल बनाया हुआ है। तो ध्यान देना, यहां पे हम लोग एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। पहले ये हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, इसको भी लेबलिंग कर लेते हैं PQR, और इसको ले लो S। इतना समझ में आ गया होगा? तो इतना अरेंजमेंट हम लोग को पहले करना है, ठीक है। अब ध्यान दो, अब यहां पे 90 डिग्री का एंगल बन गया, ये हो गया भाई हाइपोटेनियस, और यही जो है ये होता है रिजल्टेंट। रिजल्टेंट को हम लोग दिखाएंगे कैसा, वेक्टर R इक्वल्स टू वेक्टर A प्लस वेक्टर B। अभी हम लोगों ने इसको रिजॉल्व नहीं किया है, क्लियर, और वेक्टर के फॉर्म में हम लोग इसको ऐड भी नहीं कर पाएंगे, तो हम लोगों को सबसे पहले इनको स्केलर फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब ध्यान दो यहां पे थोड़ा सा चीज, कोई सा भी वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए हमको मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन का भी रिक्वायरमेंट होता है। क्लियर? तो यहां से जो हम लोग रिजल्टेंट निकाल करके लाएंगे, एक्चुअली में ये वेक्टर आर ना निकाल करके हम लोग निकालने वाले हैं यहां से मॉड ऑफ वेक्टर आर। मॉड ऑफ वेक्टर आर बोलने का मतलब मैग्नीट्यूड, सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू, डायरेक्शन से अभी हम लोग को कोई लेना देना नहीं है। डायरेक्शन, अब देखो डायरेक्शन इसका कैसे होता है पहले समझ लो, फिर इसको कैलकुलेट करते हैं ठीक करके। जैसे पहले आदमी जो था वो यहां पे था, ठीक है, पहले आदमी जो था वो यहां पे था, वो चला गया सीधा और वहां से मुड़ा हुआ थीटा डिग्री से ऊपर। तो डायरेक्शन जो हम लोग को देखना होता है वो इनिशियल पॉइंट से देखना होता है। क्लियर? कहां से देखना होगा, इनिशियल पॉइंट से। अब ध्यान दो, इनिशियल पॉइंट से या फिर पहले वाले वेक्टर से जो रिजल्टेंट वेक्टर का एंगल आया हुआ है इसको हम लोग मानेंगे फाई। उसको हम लोगों ने थीटा लिया हुआ है, तो इसको कोई सा भी हम लोग यहाँ पे फाई एज्यूम करें, तुम्हारा इच्छा जो उसको एज्यूम कर सकते हो, ठीक है। तो इसको हम लोग एज्यूम करेंगे भाई फाई। तो इसका डायरेक्शन जो मिलता है इसका फॉर्मूला हो जाएगा tan फाई। डायरेक्शन किससे मिलेगा हम लोग को, tan फाई से। अभी उसको आगे में डील करेंगे। तो ये फाई, अब ध्यान दो, पहले वो सीधा जा रहा था, फिर मुड़ गया थीटा डिग्री, अब वो एक्चुअली में कौन सी डायरेक्शन में, तो इनिशियल पॉइंट से वो 5 डिग्री डायरेक्टेड है। क्लियर? 5 डिग्री में ये गया हुआ है इनिशियल पॉइंट, ठीक है। तो डायरेक्शन हम लोग को इनिशियल पॉइंट से दिखाना होता है कि पहले वाले पॉइंट से भाई वो अभी कहां पे प्रेजेंट है। क्लियर? चलो भाई ठीक है। तो ध्यान देना, यहां पे हम लोगों ने क्या ले लिया, एक ट्रायंगल ले लिया है, सारे लेबलिंग कर लिए, 90 डिग्री का एंगल फॉर्म कर लिया। ध्यान देना, हमारे पास अभी भी कंप्लीट बेस प्रेजेंट नहीं है,
और ना ही हमारे पास परपेंडिकुलर प्रेजेंट है। तो ध्यान दो, यहां पे तुमको एक ट्रायंगल और दिख रहा होगा, क्यू आर एस, दिखाइए क्यू आर एस, जहां पे ये जो क्यू आर है इसका वैल्यू कितना है, वेक्टर बी। क्यू आर जो इसका वैल्यू कितना है, वेक्टर बी। क्लियर क्लियर। अब इसका वैल्यू अगर वेक्टर बी है तो ये तो हो जाएगा भाई परपेंडिकुलर, और ये क्या हो जाएगा, बेस। तो मैंने तुमको पहले भी एक बार रिजॉल्व करना बताया है, एक बार फिर से देखो। परपेंडिकुलर के लिए हम लोग कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी का यूज करते हैं, साइन थीटा। ठीक है, तो ये तो है भाई थीटा, थीटा है तो सामने वाला साइड क्या बन जाएगा, परपेंडिकुलर। तो हम लोग यहां से निकालेंगे साइन थीटा। साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर कितना है, क्यू एस डिवाइड बाई हाइपोटेनियस कितना हो जाएगा, क्यू आर। ठीक, तो क्यू एस का तो वैल्यू हम लोग को फाइंड आउट करना है, क्यू आर का वैल्यू कितना है, वेक्टर बी। आ गया इतना समझ में। तो यहां से क्यू एस का वैल्यू कितना आ जाएगा भाई, क्यू एस इज इक्वल टू बी, वेक्टर बी साइन थीटा, वेक्टर बी साइन थीटा। क्लियर, इतना आ गया समझ में। अब ध्यान से समझो, क्योंकि हम लोगों को इसको सॉल्व करना है और यहां पे हम लोग को रिजल्टेंट वेक्टर फॉर्म में नहीं मैग्नीट्यूड में लेकर के आना, मतलब स्केलर फॉर्म में। तो जितने भी वेक्टर्स हम लोग यहाँ पे लिखते हुए चल रहे हैं, सभी में या तो मॉड लगा दो, सभी में या तो मॉड लगा दो, या फिर बिना एरो का लिखो इसको, सिर्फ ए और सिर्फ बी, दोनों ही तुम्हारा काम चल जाएगा। ठीक, तो इसको हम लोग पहले मॉड लगा दिए, इसमें भी हम लोगों ने लगा दिया मॉड, इसमें भी आ जाएगा मॉड। तो ये हो गया भाई वेक्टर बी का मॉड, बोलने का मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। अब आगे ओ एस का वैल्यू मिल गया, तुम सॉरी क्यू एस का वैल्यू मिल गया वहां से, तो परपेंडिकुलर कितना आ गया इसका, बी साइन थीटा। क्लियर। सेम ऐसे ही हम लोगों को इसका, क्योंकि हम लोगों को बेस में से इतने पार्ट का वैल्यू पता है भाई, इतना तो छूट गया, फिर तो आर एस का वैल्यू फिर इसी से निकाल लेंगे। क्या होता है, बेस किस में आता है, कॉस थीटा में, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर एस डिवाइड बाई क्यू आर। आर एस का वैल्यू कितना है ये फाइंड आउट करना है, और क्यू आर का वैल्यू, क्यू आर का वैल्यू हो जाएगा वेक्टर बी का मॉड। ठीक, तो यहां से आर एस का वैल्यू कितना आ गया, आर एस इक्वल्स टू मॉड बी कॉस थीटा या बी कॉस थीटा। क्लियर। तो भाई इतने में से ये परपेंडिकुलर का वैल्यू मिल गया, और ये बेस का जो वैल्यू है ये कितना हो जाएगा, मॉड बी कॉस थीटा। ठीक है, कैसे फाइंड आउट किया समझ में आ गया ये। क्लियर क्लियर, बस इतना ही तुम लोग को फाइंड आउट करना था, अब और ज्यादा काम बचा नहीं। अब सीधा हम लोग को पाइथागोरस थ्योरम लगाना है, तो पहले हम लोग इतने सारी चीजों को लिख लेते हैं। क्लियर, इतने सारी चीजों को एक बार लिख, एक काम करो पहले ये डायग्राम को ड्रॉ करो, मैं इसको फिर वन बाय वन यहां पे लिखवाता हूं। पहले डायग्राम को ड्रॉ करो जल्दी, डायग्राम ड्रॉ करो विथ लेबलिंग, और जितने भी वैल्यूज निकाले हुए हैं नीचे में सारे वैल्यूज निकालने के तरीके लिखे हुए हैं, इसको उसी डायग्राम के नीचे में कहीं कोने काने में लिखो कि कैसे परपेंडिकुलर और बेस का बचे हुए पार्ट का वैल्यू हम लोगों ने फाइंड आउट किया हुआ है। ठीक है, और जिनको रिजॉल्व करना सीख, मतलब जिनको आता है, जो सीख चुके हो मैथमेटिकल टूल्स के टाइम से, जिनको आ जाता है उनके लिए फिर ये इजी होने वाला रहेगा। ठीक है, चलो भाई जल्दी नोट डाउन करो, सॉरी जल्दी ड्रॉ करो इसको, फिर यहां से जल्दी आगे बढ़े। वो जो पहले में डायग्राम बनाए हुए थे उसको भी चिपकाए रखना, उसको भी हटाना मत, क्योंकि अभी स्टेटमेंट लिखने के टाइम पे ये काम आएगा। ये हो जाएगा वेक्टर बी और ये हो जाएगा वेक्टर ए। अब स्टेटमेंट लिखेंगे तो यहीं से स्टार्ट करने वाले हैं, तो इसको ड्रॉ करके रखे रहना। ठीक है, हालांकि तुमको ये अरेंज करके लिखना है। हो गया,
चलो भाई अब ध्यान दो, यहां से स्टेटमेंट बनाते हुए एक एक करके हम लोग नोट डाउन करते हैं। सबसे पहले मैं गिवन दैट वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, ठीक, टेक दिस इन सेम ऑर्डर। ठीक, टेक टेक दिस इन सेम ऑर्डर। ऑर्डर में लेने का बोलने का मतलब यहाँ पे क्या था कि पहले दूसरे वाले वेक्टर के टेल को पहले वाले वेक्टर के हेड से ज्वाइन कराना है। ठीक, तो यहाँ पे ब्रैकेट में लिख लेना ज्वाइन टेल ऑफ सेकेंड वेक्टर विथ हेड ऑफ फर्स्ट वेक्टर। ये हो गया इतना, ठीक। अब ध्यान दो, नाउ फॉर रिजल्टेंट। देखो मैं ये वैल्यूज को और बहुत ज्यादा लिख करके कचरा बनाना नहीं चाहता। ये सब तुम लोग को समझ में आ चुका रहेगा कि साइन थीटा कॉस थीटा लेकर के हम लोगों ने कैसे परपेंडिकुलर और बेस का वैल्यू निकाला। ठीक, तो एग्जाम में इसको भाई लिख लेना कि हम लोगों ने कैसे कैसे उसका वैल्यू लिखा हुआ था। क्लियर। अब हम लोग सीधा उतरते हैं हमारे फॉर रिजल्टेंट पे। तो रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट यहां पे लिख लेना, सिर्फ मैग्नीट्यूड अभी आएगा। अभी सिर्फ पहले हम लोग निकाल रहे हैं मैग्नीट्यूड। तो रिजल्टेंट ये क्या हो जाएगा, आर वेक्टर का स्क्वायर मतलब हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। लेकिन बेस बोलोगे तो यहाँ पे वेक्टर ए मॉड्यूलस वेक्टर ए प्लस मॉड्यूलस वेक्टर बी कॉस थीटा है, तो पूरा लिखना है तुमको। तो क्या आ जाएगा यहां से, ये हो जाएगा सबसे पहले वेक्टर ए का मॉड प्लस वेक्टर बी का मॉड और कॉस थीटा, ये हो जाएगा भाई होल स्क्वायर बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा मॉड्यूलस बी साइन थीटा होल स्क्वायर, ये हो गया। अब देखो भाई, अब 11th में आए हुए हो और ये वाला डेरिवेशन अगर दिया जाएगा तो तुमको ऐसे मॉड और क्या बोलना चाहिए इसको, एरो लगा लगा करके तुमको बताना पड़ेगा स्कूल एग्जाम्स के केस में। ठीक, मैं यहां से और मॉड और एरो बार बार नहीं लगा रहा, मैं सीधा ए और बी लिखूंगा। तो ए बी, सिर्फ ए और बी लिखने का मतलब समझ जाना कि वो हम लोग सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखे हुए हैं। ठीक है, वो स्केलर फॉर्म में। तो देखो अब वो क्या जाएगा, ये आर स्क्वायर इक्वल्स टू ये क्या आ जाएगा भाई, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा प्लस ये हो जाएगा बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर। कितना समझ में आ गया होगा। अब जाहिर सी बात है भाई, बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा में से बी स्क्वायर कॉमन निकल जाएगा, अंदर में बचेगा फिर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, वैल्यू कितना होगा 1। तो आ जाएगा क्या, यहां से देखो ए स्क्वायर का ए स्क्वायर, इन दोनों में से बी स्क्वायर कॉमन निकाल दिए, ये हो जाएगा भाई साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और यहां से आ जाएगा प्लस 2ab कॉस थीटा। आ गया इतना समझ में। इसका वैल्यू 1 आएगा क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ये किसका वैल्यू आया हुआ, आर स्क्वायर का। तो आर का वैल्यू जो है ये आएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। तो ये है भाई तुम्हारा रिजल्टेंट का फॉर्मूला, ये है रिजल्टेंट का फॉर्मूला। इसको रट्टा मार लो, रट्टा मार लो, क्योंकि हर क्वेश्चन आने वाले हर चैप्टर के मोस्टली क्वेश्चंस में हम लोग को वेक्टर रिजोल्यूशन करना है, वेक्टर सॉल्व करना ही है, वेक्टर एडिशन परफॉर्म करने पड़ेंगे। तो आर इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ठीक है, चलो इतने को नोट डाउन करो, फिर इसका हम लोग निकालते हैं डायरेक्शन। इसको लिखो, मैं यहां पे स्पेस तब तक बनाता हूं।
हो गया क्या? लिखो लिखो। देखो भाई, स्टेप बाय स्टेप हर एक टर्म तुम्हारा क्लियर रहना चाहिए। कहीं पे थोड़ा सा भी डाउट, क्योंकि यहां से एक तो डेरिवेशन भी पूछा जाएगा, ऐसे डिराइव करने के लिए एग्जाम में डेफिनेटली पूछा जाएगा। क्लियर? और साथ साथ न्यूमेरिकल्स भी इसके भर भर करके आने वाले हैं, तो इसमें थोड़ा भी डाउट रखोगे, हाँ तो भाई बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगा। अच्छा डन, गुड, ठीक। देखो, यहां तक जो हम लोगों ने लाया हुआ था, ये किसके लिए था? फॉर मैग्नीट्यूड। फॉर मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट। अब इधर देखेंगे हम लोग फॉर डायरेक्शन। मैंने क्या बोला कि डायरेक्शन जो रहता है ये तुम्हारा दिया जाता है किससे? टेन फाइव से, मतलब टेन विथ दिस एंगल। ठीक है, टेन ऑपरेटर के साथ यही एंगल तुमको यूज करना है, तो आ क्या जाएगा यहां से? टेन फाइव। क्लियर? जनरली क्वेश्चंस में इसका वैल्यू तुमको जहां पे दिया हुआ रहेगा उसके जगह पे इसको टेन थीटा ले लेना। और थीटा बोलने का मतलब उस एंगल को गलती से भी एज्यूम मत करना। जो तुम रिप्रेजेंट करोगे, तुम्हारा रिप्रेजेंटेशन तुमको क्लियर रहना चाहिए भाई कि इस वाले एंगल को एज्यूम किए हुए या उस वाले एंगल। आया बात इतना समझ में? तो ये टेन फाइव का टेन फाइव रहेगा। अब ध्यान देना, टेन फाइव का फॉर्मूला क्या होता है? परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, सॉरी बेस। क्लियर? तो यहां से क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर कितना है? क्यू एस, डिवाइड बाई बेस कितना हो जाएगा? पी एस। क्लियर? तो क्योंकि अभी हम लोग पूरा ये एंगल ले रहे हैं, फाइव निकाल रहे, थीटा लेते हैं तो ये बेस लेते हैं, लेकिन हम लोगों ने फाइव लिया हुआ, तो फाइव लेंगे तो भाई पूरा बेस बनने वाला होगा। इस केस में क्यू एस का वैल्यू कितना है? बी साइन थीटा डिवाइड बाई बेस का वैल्यू कितना हो जाएगा यहां से? ए प्लस बी कॉस थीटा। वेक्टर में किसी को नहीं लिखे हुए, उनके जो वैल्यूज रहेंगे उनको तुमको न्यूमेरिकल वैल्यू ही लिखना है, वेक्टर का कोई यूज नहीं है, क्योंकि वेक्टर के लिए ही ये डायरेक्शन निकाल रहे हैं। क्लियर? अब यहां पे एक चीज और मैं तुमको इंफॉर्मेशन देता हूं, ध्यान समझो। जैसे मान करके चलो भाई कि टेन फाइव का जो वैल्यू है ये आ गया वन। ठीक, तो टेन फाइव का वैल्यू कितने डिग्री पे आता है? 45 डिग्री पे। तो ये हो जाएगा यहां से टेन 45 डिग्री। टेन से टेन कैंसिल नहीं होता है, लेकिन मान करके चलो टेन से टेन कैंसिल हो गया, तो भाई थीटा फाइव की जगह पे कितना दिखा? 45 दिखा। क्लियर? तो मान लो कि अगर इसमें से टेन फाइव का वैल्यू वन आता, तब के केस में ये कितना डिग्री इंक्लाइंड, मतलब कितना डिग्री ऊपर चला गया रहता? 45 डिग्री अपने इनिशियल पॉइंट से। आगे इतना समझ में? ठीक है। दूसरा चीज समझो, अगर मान लो टेन फाइव का वैल्यू तुम्हारा आया हुआ है 3/4। क्लियर? टेन के किसी भी एंगल के लिए तुमने 3/4 वैल्यू नहीं पढ़ा है। समझ में आ रहा है? तुमने पढ़ा हुआ है वहां पे √3। ठीक, 1/√3, 1, 0 और इंफिनिटिव। तो ये तो कहीं पे वैल्यू है नहीं। तो जब भी तुमको किसी भी ऑपरेटर के साथ में ऐसा वैल्यू दिख रहा होगा जिसका कि तुमको वैल्यू नहीं पता, जिसके एंगल का वैल्यू तुमको नहीं पता, तब के केस में इसमें फाइव का वैल्यू कैसे लिखोगे? ध्यान देना, फाइव इक्वल्स टू टेन, उधर चला जाएगा तो ये बन जाएगा इनवर्स, और ये ब्रैकेट में लिख देना 3/4। एग्जाम में अगर तुमको इसके वैल्यू गिवन रहेंगे तो पुट करना, अदरवाइज इसका वैल्यू छोड़ करके यहीं पे भागा। समझ में आ गया? भाई इसका वैल्यू कौन ढूंढने जाएगा? और ऐसा थोड़ी है कि 3/4 ही है, ऐसे तो भरे पड़े हैं नंबर। क्लियर? कोई सा भी वैल्यू आ जाएगा वहां पे, तो सारे वैल्यू को कहां पर रट्टा मारते फिरोगे? तो जितने का वैल्यू तुमको पता है उतने का एंगल लिख करके आओगे, और बाकी एंगल को तुमको इस टाइप से रिप्रेजेंट करना है। समझ में आ गया? इसीलिए बता रहे हैं क्योंकि अभी आने वाले क्वेश्चन में यही, इसी से हम लोग को डील करना है। ठीक है, चलो भाई, तो इतने को पहले नोट डाउन कर लो, ये डायरेक्शन के लिए हो जाएगा। ये है फॉर डायरेक्शन।
ये दोनों फॉर देखो, ये तो चलो समझ में आ जाता है भाई कि ए और बी जो है ये वेक्टर लिया हुआ है। कंफ्यूजन होता है तो यहां पे, ठीक, ऊपर में बी साइन थीटा ले या ए साइन थीटा ले, नीचे में बी कॉस थीटा ले या बी साइन थीटा ले, ठीक है। तो इसमें साइन थीटा और ए और बी को लेकर के बहुत कंफ्यूजन होता है, इसको रट्टा मार लो पूरा, ठीक है, एज इट इज इसको रट डालो, क्योंकि अगर नहीं रटोगे हाँ तो भाई फिर डिराइव करना पड़ेगा तुमको। कॉन्सेप्ट तो मैंने तुमको बताया हुआ है, बट अगर उसको स्पीड में अगर यूज करना चाहते हो तो रटो, फॉर्मूले को रटो, दूसरा उपाय है ही नहीं, ठीक। दूसरा उपाय देखोगे हाँ तो एग्जाम में क्वेश्चन छूटेंगे, सीधी सी बात। डिराइव करोगे भाई तो 2-3 मिनट खाओगे कि नहीं खाओगे, उतने में एक क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाता है आसानी से, ठीक है। तो चलो ये फॉर्मूला है, तो tan फाइव के लिए याद रखना, और याद रखना यहाँ पे थीटा जो लिया हुआ है वो दोनों वेक्टर के बीच का एंगल होगा, और फाइव जो है ये इनिशियल वेक्टर से फाइनल पोजीशन के बीच का एंगल होने वाला होगा। क्लियर? क्लियर, चलो भाई ठीक है। तो अब हम लोग को यहां से क्वेश्चंस देखने हैं, तो कुछ क्वेश्चंस इससे डील कर लेते हैं ताकि तुमको अंदाजा लग जाए कि यहां से क्वेश्चन आते कैसे हैं। और फिजिक्स है भाई, तो फिजिक्स में तो क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा भर भर करके। चलो प्रैक्टिस किया जाए आज का कुछ क्वेश्चंस। ज्यादा नहीं, 7 ही क्वेश्चंस हैं, जल्दी हो जाएंगे, ठीक। लेकिन सारे क्वेश्चन यहीं पे बनाने हैं, यहीं पे बनाओगे मेरे साथ साथ तो प्रैक्टिस हो जाएगा, प्रैक्टिस हो जाएगा तो क्वेश्चन बनेंगे। घर में छोड़ देंगे इस, अब यहां से और मैं तुमको होमवर्क नहीं देने वाला, मतलब सिमिलर टाइप के क्वेश्चन देंगे, जैसे इसमें भी अगर सिमिलर टाइप का क्वेश्चन आ जाएगा तो वो भी तुमको होमवर्क में दे दिया जाएगा, लेकिन मोस्टली क्वेश्चन मैं यहाँ पे सॉल्व करवाऊंगा, क्योंकि बहुत सारे अब तुमको नए नए चीजें देखना है। चलो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है एक बार पढ़ लो भाई, और डायरेक्ट फॉर्मूले में पुट करके आंसर निकालने वाला क्वेश्चन है। हो गया होगा, पढ़ लिए। चलो भाई देखो अब क्वेश्चन सॉल्व कैसे करना है ध्यान दो। देखो क्वेश्चन में बोल रहे हैं कि भाई अ बॉय वॉक्स 5 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट, तो भाई ये गया ईस्ट डायरेक्शन, ये अच्छा वेट, ये गया ईस्ट डायरेक्शन में, ठीक। इसको मान लो वेक्टर ए, और वेक्टर ए का वैल्यू क्वेश्चन में यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है, तो तुमको डिस्प्लेसमेंट यूज करना है। बोल रहा है इतना मीटर गया हुआ है, बोलने का मतलब वो डिस्प्लेस हुआ है, तो कितना हो जाएगा, इज इक्वल टू 5 मीटर, ये आ गया। उसके बाद बोल रहा है भाई कि ईस्ट से वो 60 डिग्री मुड़ गया, यहां से ये 60 डिग्री मुड़ गया, और ये मान लो वेक्टर बी, और फिर 5 मीटर चला। क्लियर? अब बोल रहा है इसका रिजल्टेंट निकालो और डायरेक्शन भी निकालो, और भी कुछ बोल रहा है क्या, फाइंड द डायरेक्शन ऑफ द नेट डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट नहीं पूछा है क्या, अच्छा कैलकुलेट द नेट डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉय अभी बोला, ठीक है। तो यहां से इसका नेट डिस्प्लेसमेंट जो रहेगा भाई ये हो जाएगा, इसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे वेक्टर आर से, और वेक्टर आर इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी होता है। सबसे पहले हम लोग मैग्नीट्यूड निकालेंगे, निकालो, आर स्क्वायर इक्वल्स टू वेट, सीधा आर इक्वल्स टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा इक्वल्स टू अंडर रूट, क्या हो जाएगा, ए का वैल्यू 5 का स्क्वायर प्लस बी का वैल्यू 5 का स्क्वायर प्लस 2ab बोलने का मतलब 2 इंटू 5 इंटू 5 मतलब कितना आ जाएगा ये 50 cos थीटा, cos कितना 60, ये आ गया भाई cos 60 का वैल्यू 1/2, तो यहां से वैल्यू सारे पुट कर दो, ये आ जाएगा यहां से 5 का स्क्वायर 25 प्लस ये हो जाएगा 25 और प्लस 50 मल्टीप्लाई बाई 1/2, 2 से ये कैंसिल हो जाएगा और यहां आ जाएगा ये 25, तो टोटल आ गया यहां से कितना 3 मल्टीप्लाई बाई 25, ये आ गया 25 का रूट कितना हो जाएगा 5 और अंडर रूट 3, ये आ गया भाई तुम्हारा वैल्यू, ठीक। तो ये है नेट डिस्प्लेसमेंट, नेट डिस्प्लेसमेंट कितने का हुआ है 5√3 मीटर का, 5√3 मीटर का, आगे इतना समझ में। अब यहां से हम लोग डायरेक्शन निकालेंगे, tan फाइव इक्वल्स टू क्या होता है, tan फाइव इक्वल्स टू क्या होता है बी साइन थीटा डिवाइड बाई ए प्लस बी कॉस थीटा,
बी का वैल्यू है 5 और साइन थीटा बोलने का मतलब साइन 60 डिग्री डिवाइड बाई 5 प्लस 5 कॉस 60 डिग्री। सॉल्व करो इसको, ये हो जाएगा 5 और √3/2 डिवाइड बाई 5 प्लस 5/2, तो ये कितना आ जाएगा 5√3 डिवाइड बाई 2 होल डिवाइड बाई 10 प्लस 5 15/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया और 5√3 डिवाइड बाई 15 है, तो 5 1 जा 5 3 मतलब आ गया ये 1/√3। तो भाई मेरे को बताओ tan phi इक्वल टू आया हुआ कितना 1/√3। tan कितने का वैल्यू होता है 1/√3? tan 30 डिग्री का होता है, तो यहां से क्या लिखेंगे हम लोग tan phi इक्वल्स टू tan 30 डिग्री। tan को काटना मत, सीधा अब इसके बाद डायरेक्ट अगला स्टेप लिख देना phi इक्वल्स टू कितना हो जाएगा यहां से 30 डिग्री। आगे इतना समझ में? ठीक है, तो ये हो जाएगा भाई इसको सॉल्व करने का तरीका। एक तो पहले निकालोगे मैग्नीट्यूड और दूसरे नंबर पे तुमको निकालना है यहां से डायरेक्शन। डायरेक्शन बोलने का मतलब फाई का वैल्यू सीधा सीधा, इसमें कोई वेक्टर वेक्टर और कुछ जोड़ने का रिक्वायरमेंट नहीं है तुमको। ठीक, सीधा ये जो फाई जी को जितना भी तुम्हारा एंगल आ चुका है यही है डायरेक्शन, उसमें और वेक्टर चिपकाने का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। चलो भाई जल्दी छापो इतने को, फिर बढ़े अगले वाले क्वेश्चन की तरफ। हो गया होगा, देखो ऑनलाइन वाले भी सुन लो ध्यान से, जब मैं यहां पे सॉल्व कर दूं तो उस टाइम पे देख लो एक बार, ठीक, उसके बाद फिर जब लिखने का हो तो भाई उतारा मत करो उसको, क्लियर, उसको देख देख करके छापा मत करो, उसको सॉल्व करो खुद से, ठीक है, क्योंकि बहुत छोटे छोटे न्यूमेरिकल वैल्यू से बहुत ज्यादा टाइम तुम्हारा लगने वाला होगा नहीं। पूरा लाइन बाय लाइन और एक एक नंबर को देख देख करके छाप दोगे हाँ तो भाई उसमें से तुम्हारा कोई मतलब निकलने वाला होगा नहीं, सीखोगे कभी भी नहीं, ठीक है। तो कैलकुलेटिव पार्ट्स को कम से कम, हालांकि अब जो आगे के आने वाले क्वेश्चन रहेंगे समझ में आने वाला होगा, डायरेक्ट अब यही दोनों फॉर्मूले तुमको यूज करना है, उसके अलावा तो और कोई है ही नहीं। नेक्स्ट पढ़ो क्वेश्चन एक बार पढ़ो, हो गया होगा, इजी है, ठीक। बोल रहा है इसमें कि रिजल्टेंट ऑफ टू इक्वल फोर्सेस एक्टिंग एट राइट एंगल, मतलब एंगल का थीटा का वैल्यू दिया, फाई नहीं, थीटा का वैल्यू यहां पे कितना दे दिया 90 डिग्री, फिर ईच अदर एट 14.14 न्यूटन, ठीक है भाई, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ ईच ऑफ द फोर्स। ठीक, चलो मान लेते हैं कि दोनों जो फोर्सेस हैं ये परफेक्ट नहीं, दोनों जो फोर्सेस है इक्वल है, उसको हम लोग एफ मान लेते हैं, ठीक है। लेट फोर्सेस बी एफ एंड एफ, दोनों एफ एफ है क्योंकि दोनों इक्वल है, क्लियर। तो सीधा सीधा रिजल्टेंट निकालो भाई, रिजल्टेंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा √a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा। अब बार बार उसको डायग्राम बनाने का रिक्वायरमेंट होना नहीं चाहिए, अब तो समझ में आ गया रहेगा, दो वेक्टर भाई दो लाइन खींचना, एक सीधा ऐसे रहेगा दूसरा 90 डिग्री पे इंक्लाइन रहने वाला होगा उससे, ठीक। चलो ठीक है, तो यहां से आर का वैल्यू, ए और बी का वैल्यू कितना कितना है एफ एफ है, आर का वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 14.14 इक्वल्स टू ए का वैल्यू कितना एफ, तो ये हो जाएगा f² प्लस f² प्लस 2f² f इंटू f² और cos 90 का वैल्यू 0, cos 90 का वैल्यू 0, यहां से आ जाएगा 14.14 इक्वल्स टू ये हो जाएगा भाई √2f², यहां से f बाहर आ जाएगा तो ये f बाहर आ गया और ये हो जाएगा √2, तो f का वैल्यू कितना हुआ f इज इक्वल्स टू 14.14 डिवाइड बाई √2 इक्वल्स टू 14.14 डिवाइड बाई 1.414, √2 का वैल्यू 1.414, ठीक, 1 जा और ये 10 जा, तो फोर्स का वैल्यू कितना आ गया 10 न्यूटन। और भी कुछ बोला है नहीं, फाइंड द मैग्नीट्यूड बोला है, निकल गया मैग्नीट्यूड इसका। देखो क्वेश्चन का लेवल जो है ये एक एक क्वेश्चन से बढ़ते हुए चल रहा है, ठीक है,
क्वेश्चन वैसे ही अरेंज किए हुए हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, टू फोर्सेस हुज मैग्नीट्यूड आर इन द रेशियो ऑफ 3:5। अब भाई कोई सा भी क्वांटिटी को अगर रेशियो में देता है तो उसको लेना कैसे होता है, एक एक फोर्स हो जाएगा 3x, दूसरा फोर्स हो जाएगा 5x। ठीक, चलो फिर रिजल्टेंट दोनों का दिया हुआ है 35 न्यूटन का, एंगल दोनों के बीच में दिया हुआ है 60 डिग्री का। ठीक है भाई, चलो इसको ट्राई करो जल्दी फटाफट, और ऑनलाइन वालों का आंसर आते ही सीधा चैट पे लिखते चलो और ऑफलाइन निकालते चलो फटाफट, जो भी आंसर आ रहा है फाइनल बताओ, जल्दी करो जल्दी। चलो देखो फटाफट मैं इसको सॉल्व करवाता हूं यहां पे। लेट फोर्सेस बी 3x एंड 5x। सो रिजल्टेंट कितना हो जाएगा, √3x², डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं, प्लस 5x² प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई 3x मल्टीप्लाई बाई 5x, और ये हो जाएगा cos थीटा, cos 60, cos 60 है ना। ठीक है, अंडर रूट ये आ जाएगा भाई, r का वैल्यू कितना दिया हुआ है 35, इक्वल्स टू यहां से ये आ जाएगा फिर 9x² प्लस 25x² प्लस 5×3 = 15 टू 30 और डिवाइड बाई 2 15, तो कितना आ जाएगा यहां से 15x², यही आएगा क्या, ये हो गया भाई 34 प्लस 15 49, ये आ जाएगा तुम्हारा 35 इक्वल्स टू √49x², ये कितना हो जाएगा 7x इक्वल्स टू 35, तो x का वैल्यू आ जाएगा 35 डिवाइड बाई 7, आ गया ये भाई 5। तो तुम्हारे फोर्सेस कितने हो जाएंगे, देन फोर्सेस इज इक्वल्स टू 3x, बोलने का मतलब 3 मल्टीप्लाई बाई 5, ये आ गया 15 न्यूटन, एंड 5x इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाई 5, ये हो जाएगा 25 न्यूटन। तो ये हो जाएंगे भाई तुम्हारे दो फोर्सेस। ठीक है, चलो तो हो गया होगा, ये डायरेक्शन थोड़ी बोल रहा है क्या, नहीं बोला है। चाहो तो डायरेक्शन सारे क्वेश्चंस की अपने से निकाल सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो भाई पढ़ो, व्हाट इज द एंगल बिटवीन 2 मतलब 2 न्यूटन का फोर्स और 3 न्यूटन का फोर्स, सो दैट देयर रिजल्टेंट इज 4 न्यूटन। ठीक है, मतलब इसमें तुमको वैल्यू क्या फाइंड आउट करना है, थीटा। थीटा बोलने का मतलब दोनों वेक्टर से बीच का एंगल, डायरेक्शन वाला फाई एंगल नहीं। ठीक है, देखो एक क्वेश्चन सॉल्व करवाते हैं इसको, यहां से अब हम लोग यूज करेंगे r²। क्लियर भाई, उधर थीटा को रूट में रखे रहोगे तो क्या मतलब का निकलेगा, इसीलिए इसको r² ले लेंगे, क्योंकि ये कितना दिया हुआ है, रिजल्टेंट 4 न्यूटन दिया हुआ, 4 4 16 नहीं होगा, ये इक्वल्स टू ये हो जाएगा a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा। cos थीटा का वैल्यू निकालना है, r का वैल्यू कितना हो जाएगा 4 का स्क्वायर, इक्वल्स टू ये हो जाएगा 2² प्लस 3² प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3, यही ना आएगा, और ये हो जाएगा भाई cos थीटा। 4 4 जा 16 इक्वल्स टू 4 प्लस 9, ये हो जाएगा 3 2 जा 6 2 जा 12 cos थीटा। 9 प्लस 4 13 13 और 16 माइनस 13 ये हो जाएगा भाई इज इक्वल्स टू 12 cos थीटा, ये हो जाएगा 3 डिवाइड बाई 12 इक्वल्स टू cos थीटा। तो cos थीटा का वैल्यू कितना आ गया 1/4। अब भाई cos किसी का वैल्यू 1/4 होता नहीं है, तो इसमें क्या करोगे, मैं वही बोल रहा था तुमको, थीटा इज इक्वल टू क्या लिखना है, cos इनवर्स 1/4, ये हो जाएगा एंगल, ऐसे बताना है। चलो इसको भी जल्दी नोट डाउन करो। ठीक है भाई, चलो नेक्स्ट, बहुत ही बेहतरीन सा क्वेश्चन, पढ़ो और सॉल्व करो एक बार जल्दी, बहुत ही इजी।
एक चीज और ध्यान देना, यहां पे हम लोगों ने जितने भी फोर्सेस के क्वेश्चन किए हुए थे, इनको सॉल्व करने के लिए अगर तुमको स्कूल में पूछा जाएगा भाई कि ट्रायंगुलर मेथड से सॉल्व हुए हैं क्या, तो ना बोलना। ये एक्चुअली में हम लोग सॉल्व कर रहे हैं पैरेललोग्राम मेथड से। क्लियर? लेकिन फॉर्मूला वही होता है, मैंने तुमको पहले ही बोल दिया है। क्लियर? और पैरेललोग्राम जो तरीका होता है ये क्या होगा और पॉलीगॉन क्या होता है ये मैं तुमको बताऊंगा कल। तो जब भी फोर्सेस को कैलकुलेट करने के लिए आता है तो उसमें बाय यूजिंग ट्रायंगुलर लॉ ना लिखना, बाय यूजिंग पैरेललोग्राम लॉ लिखना। समझ में आ रहा बात? उसको सॉल्व करने के लिए, मतलब जो फॉर्मूला लिखे हुए थे उसके लिए, रिजल्टेंट का फॉर्मूला उसमें बाय यूजिंग पैरेललोग्राम फॉर्मूला लिखना या लॉ। अच्छा, टाइम कम बचा हुआ है भाई, चलो मैं फटाफट इसको सॉल्व करता हूं, ध्यान से देखते चलो, फिर आराम से घर में बैठ करके बनाते रहना। दिया हुआ है पहले वाले फोर्स का वैल्यू P प्लस क्यू, इसको हम लोग F1 मान लिए, P माइनस क्यू इसको F2 मान लिए। क्लियर? तो हम लोग यहां से ले लेंगे रिजल्टेंट स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट, सॉरी और कहा अंडर रूट, रिजल्टेंट स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos थीटा। F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos थीटा। अब इसमें तुमको समस्या नहीं होना चाहिए, ए बी की जगह मैंने F1 F2 लिखा। अब 11 के लेवल पे आ चुके हो तो इतना तुमको समझ में आना चाहिए। आर का वैल्यू कितना दिया हुआ है? अंडर रूट 3p² प्लस क्यू स्क्वायर, और ये हो जाएगा होल स्क्वायर, इसीलिए इसका स्क्वायर को मैंने इधर ही रखा हुआ था क्योंकि इधर के रूट को कैंसिल आउट करना था। उधर क्या आ जाएगा? ये p प्लस क्यू होल स्क्वायर प्लस p माइनस क्यू होल स्क्वायर प्लस 2p प्लस क्यू p माइनस क्यू, और ये हो जाएगा भाई cos थीटा। थीटा ही निकालना है क्या? ठीक है, अब ध्यान दो, यहां से ये आ जाएगा भाई 3p² प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल टू, इसको पूरा सॉल्व कर दो, ये हो जाएगा p² प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq प्लस p² प्लस क्यू स्क्वायर माइनस 2pq, और ये a प्लस बी माइनस बी में है तो ये हो जाएगा प्लस p² माइनस क्यू स्क्वायर, और यहां से आ जाएगा ये cos थीटा। आगे इतना समझ में? 2pq से 2pq कैंसिल, p² प्लस p² बन जाएगा ये 2p² प्लस क्यू स्क्वायर बन जाएगा ये 2q² प्लस 2p² माइनस क्यू², और यहां से आ जाएगा ये cos थीटा, और इक्वल टू इधर कितना है? ये हो जाएगा भाई 3p² प्लस क्यू²। यहां तक क्लियर हो गया होगा? ये दोनों वैल्यूज को इधर लाओ, उसको तो ला नहीं पाएंगे क्योंकि वो प्रोडक्ट में है, तो इन दोनों को पहले लाओ। तो ये क्या हो जाएगा? 3p² माइनस 2p², कितना आ जाएगा? ये p², डायरेक्ट लिख दिया मैं। ये क्यू² माइनस 2q², कितना हो जाएगा? माइनस ऑफ क्यू² इक्वल टू 2p² माइनस क्यू², और यहां पे आ गया भाई ये cos थीटा। तो cos थीटा निकालो यहां से, cos थीटा इज इक्वल टू साइड में क्या है? ये p² माइनस क्यू² डिवाइड बाई नीचे में क्या आ जाएगा? 2p² माइनस क्यू², ये पूरा कैंसिल हो गया, बचा कितना? 1/2। ये किसका वैल्यू था? cos थीटा का, तो इसका कितना होता है? cos 60 डिग्री। तो थीटा का वैल्यू कितना आ गया यहां से? 60 डिग्री। तो दोनों फोर्सेस जो है वो 60 डिग्री पे एंगल बना रहे हैं। ठीक, अब ये क्वेश्चन देखने में कितना खतरनाक लगेगा जब पहली बार देखोगे, तो है कुछ भी नहीं, पुराने वाले क्वेश्चन से भी ये इजी है। जल्दी करो, एक क्वेश्चन और उड़ाएंगे, जल्दी करो। हाँ, और ऑनलाइन वाले जिसको स्टेप्स लिखने में टाइम लगता है तो बेच के कैलकुलेटिव पार्ट्स को स्किप कर देना, उसके लिए लाइन छोड़ देना और सीधा फाइनल आंसर को लिख लेना। तो जब क्लास कंप्लीट हो जाए उसके बाद फिर भाई जो बीच के छूटे हुए स्टेप्स है उसको कैलकुलेट करके लिख लेना। ठीक है, कैलकुलेटिव पार्ट को छोड़ दिया करो, जिससे जल्दी नहीं हो पाता है, सीधा आंसर लिखा करो। चलो, देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, पहले पढ़ो।
द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेज 3p and 2p is 2, sorry, is r. If the first force is double, then the resultant is also doubled. Clear? तो देखो भाई, बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है। कंडीशन जो लगाया हुआ है उसको एज इट इज लगाते हुए चलना है और फाइनल आंसर तक पहुंच जाएंगे। ध्यान देना, F1 F2 का वैल्यू गिवन है, दो कंडीशन हमको लेने हैं। एक F1 का वैल्यू लेंगे 3p और F2 का वैल्यू लेंगे 2p, और दूसरे कंडीशन में F1 का वैल्यू इसको डबल करना है, तो ये हो जाएगा भाई 6p, डबल लेना है बोल रहा है, और इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, F2 का वैल्यू 2p। क्लियर? R का वैल्यू यहां से 2r बन जाएगा, r डैश मान करके चलो, और यहां से r डैश मतलब रिजल्टेंट का वैल्यू जो है ये r ही होने वाला होगा। क्लियर? चलो इसके लिए फॉर्मूला पहले लिखते हैं। r इक्वल्स टू, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं ना, अंडर रूट 3p स्क्वायर प्लस 2p स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3p इंटू 2p कॉस थीटा। एक काम करते हैं, स्क्वायर को इधर लिखते हैं आर स्क्वायर, क्योंकि आर का वैल्यू थोड़ी दिया है, क्या नहीं दिया, आर का वैल्यू आर ही लेना है। ठीक, तो ये हो जाएगा भाई आर स्क्वायर इक्वल, ये कितना हो जाएगा, 3 3 या 9p स्क्वायर प्लस 2 2 4p स्क्वायर प्लस कितना 12p स्क्वायर कॉस थीटा। थोड़ा सा और सॉल्व कर दो इसको, आर स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये 13 p स्क्वायर प्लस 12 कितना 23, वो कॉस इसके साथ चिपका है, ऐड नहीं होगा ये, 12p स्क्वायर कॉस थीटा है ना इसके साथ। ठीक, तो ये ऐड नहीं होंगे, ये आ गया इतना, इसको यहीं पे रहने दो। इधर का सॉल्व करते हैं भाई, r की जगह पे अब कितना बनने वाला है, 2r, 2r का होल स्क्वायर इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, यहां से ये 6p होल स्क्वायर प्लस 2p होल स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 6p मल्टीप्लाई बाय 2p, और ये हो जाएगा cos थीटा। आगे इतना समझ में, यहां से निकालेंगे 4r स्क्वायर इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 36p स्क्वायर प्लस 4p स्क्वायर प्लस 24p स्क्वायर कॉस थीटा। यहां तक आ गया समझ में? ठीक है, आर स्क्वायर का वैल्यू यहां पे हम लोगों ने पूरा निकाला है, इसको ले जाकर के चिपका दो इधर, तो ये हो जाएगा भाई 4, आर स्क्वायर का वैल्यू सब लेकर के आओ, 13p स्क्वायर प्लस 12p स्क्वायर कॉस थीटा इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 36p स्क्वायर। अच्छा इसको सॉल्व कर दो, ये हो जाएगा 40p स्क्वायर प्लस 24p स्क्वायर कॉस थीटा। आगे इतना समझ में? बस अब इसको पहले सॉल्व करेंगे, p स्क्वायर वाले को एक साइड में और कॉस थीटा वाले को एक साइड में, तो आ क्या जाएगा 13 4 52p स्क्वायर, ये हो गया प्लस 48p स्क्वायर कॉस थीटा इक्वल्स टू, ये हो जाएगा भाई 40p स्क्वायर प्लस 24p स्क्वायर कॉस थीटा। 24p स्क्वायर को इधर ले आओ, 52 को उधर ले जाओ, ये क्या हो जाएगा फिर 48p स्क्वायर कॉस थीटा माइनस 24p स्क्वायर कॉस थीटा इक्वल्स टू, यहां आ जाएगा भाई ये 40p स्क्वायर माइनस 52p स्क्वायर। सॉल्व करेंगे, इधर ही आ जाएगा माइनस 12p स्क्वायर, और इधर क्या बचेगा 24p स्क्वायर कॉस थीटा। यहां तक समझ में आ गया? कॉस थीटा का वैल्यू निकालना है, मैं इधर लिख देता हूं, cos थीटा इज इक्वल टू उस साइड में माइनस 12p स्क्वायर, और इधर से जाएगा भाई 24p स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा -1/2। cos 60 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है, cos कितने का वैल्यू -1/2 होता है, cos 120 का वैल्यू होता है। ठीक है, cos 120 का वैल्यू -1/2 होता है, तो ये हो जाएगा भाई cos थीटा इज इक्वल टू cos 120 डिग्री इक्वल टू, या थीटा का वैल्यू कितना आ गया यहां से 120 डिग्री। आया समझ में? ठीक है, तो ये था भाई इसका सॉल्यूशन। चलो
जल्दी नोट डाउन करो इसको। हो गया? ठीक है भाई, चलो तो आज के लिए इतना ही था। आज इतना ही करना था, इतने क्वेश्चन एक बार प्रैक्टिस कर लिया जाना ठीक तरीके से।